बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। तो आज हम अपना लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इन आर एल सर्किट विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज। आर एल सर्किट में आपने यह बताना है कि करंट वोल्टेज को लीड करती है या लैग करती है। इलस्ट्रेट योर आंसर बाय अ वेक्टर डायग्राम, और आपने अपने आंसर को एक वेक्टर डायग्राम से भी एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आर एल सर्किट में हमेशा वोल्टेज करंट को लीड कर रही होती है या करंट लैग करता है बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ π/2। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो डायग्राम में दिस इज द वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटिंग वी आर विच इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, और ये वो वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर। इसको हम वीएल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज आई आर एम एस इंटू एक्स एल, where XL is representing the opposition offered by the inductor to the flow of AC। अब हमने क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो वेक्टोरियली आप हेड टू टेल रूल से इसको ऐड करेंगे तो ये वेक्टर VL बन जाएगा, और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देंगे, जो कि हमें रिजल्टेंट वोल्टेज VRMS देगा, दैट इज इक्वल टू IRMS इनटू इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, और इसका एंगल थीटा बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा। इन आर एल सर्किट वोल्टेज लीड द करंट। अब स्टूडेंट्स, ये वोल्टेज करंट को कितना लीड कर रही होती है, उसके लिए हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो थीटा हमें पता है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स एल डिवाइडेड बाय आर, और अगर हम इसमें एक्स एल की वैल्यू पुट करें विच इज बेसिकली 2 पाई एफ इंटू एल, तो यही थीटा की वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाय आर। तो स्टूडेंट्स, वोल्टेज करंट से इतना एंगल लीड कर रही होगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। कहता है अ चोक कॉइल प्लेस इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक लैंप इन एन एसी सर्किट कॉजेज द लैंप टू बिकम डिम। हमारे पास एक एसी सर्किट है जिसमें एक लैंप और एक सोर्स ऑफ एसी लगा हुआ है। कहता है कि जैसे ही हम एक चोक कॉइल को इस लैंप में सीरीज में ऐड करते हैं तो लैंप की ब्राइटनेस कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंडली कहता है अ वेरिएबल कैपेसिटर एडेड इन सीरीज इन दिस सर्किट मे बी एडजस्टेड अंटिल द लैंप ग्लोज विद नॉर्मल ब्रिलियंस। हम एक वेरिएबल कैपेसिटर को भी इसी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करके उसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि लैंप दोबारा अपनी नॉर्मल ब्राइटनेस या नॉर्मल ब्रिलियंस को अचीव कर ले। एक्सप्लेन हाउ इज दिस पॉसिबल, और आपने यह भी एक्सप्लेन करना है कि ऐसा किस तरह से मुमकिन है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास 3 सिचुएशंस बनती हैं। फर्स्ट सिचुएशन जो कि उसने हमें पहले नहीं बताई हुई, कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें सोर्स ऑफ एसी लगा हुआ है और इसके साथ एक अदद लैंप लगा हुआ है जो कि अपनी नॉर्मल ब्रिलियंस शो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, इस केस में अगर आप करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो क्या बनेगी। तो इस सिचुएशन में द करंट इन सर्किट बिफोर चोक इज प्लेस्ड। अब स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो यहां पे सिर्फ एक सोर्स ऑफ एनर्जी लगा हुआ है और उसके साथ एक लैंप लगाया हुआ है। अगर हम सपोज कर लें कि रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप कैपिटल आर के इक्वल है, तो फ्लो करने वाला करंट, उसकी वैल्यू बाय ओहम्स लॉ निकल आएगी, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, यानी कि इनिशियली लैंप में से पास करने वाला करंट आई के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, हम इस सिचुएशन के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चोक कॉइल को ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप चोक कॉइल को ऐड करेंगे लैंप की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। उसकी रीजन यह है कि चोक कॉइल बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को एसी सर्किट में कंट्रोल करता है, यानी उसके फ्लो को अपोज करता है।
और दूसरी तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि यहां पे इंडक्टर जिसकी ऑपोजिशन को XL से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये लैंप की रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, और डेफिनेटली ये सर्किट की नेट इंपेडेंस को बढ़ाना शुरू कर रही है। अब स्टूडेंट्स, जब सर्किट की इंपेडेंस इंक्रीज करेगी तो लैंप में से फ्लो करने वाला करंट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस कम होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास सेकंड केस बन जाएगा, व्हेन choke coil is placed। तो इस सिचुएशन में सर्किट की नेट इंपेडेंस जो है वो इक्वल आ जाएगी, Z इज इक्वल टू XL स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। और अगर मैं लैंप में से पास करने वाला करंट फाइंड करूं तो करंट का रिलेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z। इसको हम I प्राइम का नाम दे लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप इन दोनों रिलेशन से देख सकते हैं कि I प्राइम की वैल्यू लेस है I से, और यही वजह है कि लैंप की ब्राइटनेस कम हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम इस तरह से लिख लेते हैं, सिंस choke coil opposes the flow of AC, so lamp become dim। अब स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जिसमें वो कहता है कि एक वेरिएबल कैपेसिटर को आप इंडक्टर के साथ या चोक कॉइल के साथ सीरीज में ऐड कर देते हैं। फिर आपने उस कैपेसिटर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि लैंप दोबारा अपनी नॉर्मल ब्रिलियंस पे आ जाए। तो ये हमारे पास सिचुएशन इस तरीके से बन जाएगी कि अब इंडक्टर की ऑपोजिशन XL, कैपेसिटर की ऑपोजिशन XC और लैंप की रेजिस्टेंस R, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे हमें एक बात पता है कि इंडक्टर की ऑपोजिशन XL और कैपेसिटर की ऑपोजिशन XC, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो हमने इस वेरिएबल कैपेसिटर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि इंडक्टर की ऑपोजिशन और कैपेसिटर की ऑपोजिशन दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, और इस सिचुएशन में ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे, मतलब कि ये दोनों डिवाइसेस सर्किट में लगे ही नहीं हुए। और इस सिचुएशन में अगर आप गौर करें तो फिर हमारे पास सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R के इक्वल, और उसमें फ्लो करने वाला करंट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कैपिटल I के इक्वल आ जाएगा, जिसकी वजह से लैंप दोबारा अपनी नॉर्मल ब्रिलियंस पे आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, विद वेरिएबल कैपेसिटर इन सीरीज, सर्किट की इंपेडेंस बनेगी Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स, आपने कैपेसिटर को इस तरह से एडजस्ट करना था कि हम इस कंडीशन को अचीव कर लेते कि XL इक्वल आ रहा है XC के, और जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी तो इस फैक्टर का आंसर 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट R स्क्वेयर बनेगा, जो कैंसिलेशन के बाद इंपेडेंस की वैल्यू R के इक्वल आ जाएगी। इंप्लाइज दैट अगर आप सर्किट का करंट फाइंड करें तो इसको हम I डबल प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z, और Z चूंकि R के इक्वल है तो ये वैल्यू तो इनिशियल करंट की थी, तो इस वजह से सर्किट में फ्लो करने वाला करंट दोबारा I के इक्वल आ जाएगा, और इसी वजह से लैंप दोबारा अपनी नॉर्मल ब्रिलियंस पे आ जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोर्स। आपने वो कंडीशन बतानी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक सोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो कि बेसिकली एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से जनरेट करवाया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसे सोर्स से करवाया जा सकता है जो कि चार्ज पार्टिकल्स को ऑसिलेट करवा सकता हो। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर इसी तरीके से बनेगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स
are basically oscillating electric flux and magnetic flux through some region of space. This oscillating electric and magnetic flux is only achieved when a charge particle is oscillating, या हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेटिंग। तो जब भी आप एक चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करवाएंगे या एक्सेलरेट करवाएंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है हाउ द रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। हम अपने रेडियो सेट के ऊपर एक खास किस्म का रेडियो स्टेशन जो हम सुनना चाहते हैं उसको किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि रेडियो में बेसिकली एलसी पैरेलल सर्किट लगा होता है जिसमें कैपेसिटर वेरिएबल यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब आप रेडियो की नॉब को रोटेट करते हैं तो एक्चुअली आप सर्किट में लगे हुए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाय दिस फॉर्मूला सर्किट की रेजिस्टेंस, सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाती है, इस सिचुएशन में रेजोनेंस होना शुरू हो जाती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि रेजोनेंस के दौरान मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चैनल होता है, आपका रेडियो सेट उसको कैच करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 30 के लास्ट पे और पेज नंबर 31 के टॉप पैराग्राफ में दिया गया है। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली इसी चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है, जिसमें आपने यह बताना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है। तो इसमें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए। जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, उसकी डायग्राम और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज। और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, उसकी डायग्राम और साथ में उसकी जो रेंज उसने आपको बताई हुई है, ये आप लोगों ने लिखनी है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।